वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जी के पेपर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट होने की पूरी इनकी संभावना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप वो व्हाट्सएप से और टेलीग्राम दोनों जगह से ले सकते हैं। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर इनको ज्वाइन करिए। आपको सीधा क्लास अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के साथियों शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज। साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है, यानी कि हमें जो कुमाऊं हिमालय है उसका विस्तार बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय। दूसरा ऑप्शन है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय। तीसरा ऑप्शन है हमारा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय। तो साथियों, यहाँ पर कुमाऊं हिल्स की बात करी है, जो कि हमारा सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित जो क्षेत्र है उसको हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो साथियों ये एक नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत, यानी कि अभी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है अभी और ये बड़ा होता जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा बर्मा, जो कि आज का क्या है? म्यांमार है। क्या है आज का? म्यांमार। तो बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है वेलिंगटन, दूसरा ऑप्शन है रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है विविल और फोर्थ ऑप्शन है लिन लिथगो। क्या है? लिन लिथगो। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, जो लॉर्ड लिन लिथगो है उस समय ये क्या था? भारत का वायसराय था जब म्यांमार भारत से अलग हुआ। तो ऑप्शन 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर दिशा में, दूसरा ऑप्शन है हमारा दक्षिण दिशा में, तीसरा ऑप्शन है पूर्व दिशा में और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर दिशा में। कहां पर? उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो वो भूटान देश स्थित है। भूटान की राजधानी की हम बात करें तो वो क्या है? थिम्पू। क्या है साथियों? थिम्पू। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये हमें बताना है कि जो हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय कानून मंत्री को और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति महोदय को। तो साथियों जो यूपीएससी है वो प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को क्यों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो साथियों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? जो यूपीएससी, ये एक संवैधानिक निकाय है। इसलिए अपनी ये जो ये रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत करता है? ये अपने राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? क्या है प्रश्न कि जो प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन है वो भारत के किस शहर में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता में, दूसरा है बॉम्बे में, तीसरा है मद्रास में और फोर्थ है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों बॉम्बे में। कहां पर? ऑप्शन दूसरा। तो प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन कहां पर किया गया था? तो वो बॉम्बे में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति क्या कहलाती है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है महासागरीय धाराएं, दूसरा ऑप्शन है महासागरीय बाइट, तीसरा ऑप्शन है महासागरीय पट्टी और फोर्थ है महासागरीय जल डमरू। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा, उनको हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं। क्या बोलते हैं उनको? महासागरीय धाराएं। ऑप्शन 1 यहाँ हमारा सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? यानी कि शैली की भी क्या है? ये उप शैली है, हमें यहाँ पर बताना है। तो वल्लभी मंदिर की वास्तुकला शैली किस शैली की उप शैली है? फर्स्ट ऑप्शन है द्रविड़ शैली, दूसरा ऑप्शन है नागर शैली, तीसरा ऑप्शन है पाल शैली और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेसर शैली। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन वेसर शैली। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है हमारा नागर शैली। क्या? नागर शैली यहाँ पर हमारा सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? किसकी एक्सरे की खोज? एक्सरे है ना, तो इसकी खोज किसने करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, दूसरा ऑप्शन है जेम्स चैडविक ने, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन ने और फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. राल्स्टन ने। साथियों, एक्सरे की खोज किसने करी थी? तो करी थी डब्ल्यू.सी. राल्स्टन ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? यानी कि ये उड़ीसा का त्योहार है और नृत्य और रेत कला से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कोणार्क उत्सव, दूसरा है पुष्कर का मेला, तीसरा है त्रिशूरपुरम और फोर्थ है हार्नबिल उत्सव। तो साथियों, यहाँ पर उड़ीसा की बात करी गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? कोणार्क उत्सव। क्या रहने वाला है? कोणार्क उत्सव। कोणार्क क्या है? एक सूर्य मंदिर है। क्या है? एक सूर्य मंदिर है। और किस राज्य में स्थित है ये? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। क्या? कि जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनले एल मिलर, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है JBS हल्दाने और फोर्थ है हेराल्ड सी। तो करेक्ट आंसर है साथियों इसका JBS हल्दाने ने कहा है कि जीवन सरल कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न साथियों हम देखें कि एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एशियाई शेर है वो कहां पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका केरल में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और फोर्थ है तमिलनाडु में। साथियों, जो एशियाई शेर है वो गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में कौन सा है वहां पर? तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? यानी कि जब हमने 1950 में पहली बार अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, तो उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान के जिंगमे दोरजी वांगचुक, दूसरा है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह। तो साथियों, जो हमारा फर्स्ट गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और साथियों इनका नाम, क्या नाम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन दोनों ने ही मेनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? और साथियों यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल लिखा है, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है यहाँ पर, आरपीएफ कांस्टेबल, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है बिंदुसार ने, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क ने और फोर्थ है अशोक ने। तो साथियों, जो सांची का स्तूप है उसका जो निर्माण है वो करवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। और जो सांची का स्तूप है वो क्या है? तो वो विश्व विरासत स्थल भी है। क्या है साथियों? विश्व विरासत स्थल, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां पर आयोजित की गई थी? तो 2021 के हिसाब से करंट अफेयर से अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पहली हॉकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर में, तीसरा ऑप्शन चंडीगढ़ में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भोपाल में। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा भुवनेश्वर। क्या रहेगा? भुवनेश्वर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉकी को लेकर जो हमारा ओडिशा राज्य है उसका योगदान बहुत ही अलग तरह का है और वो हॉकी इंडिया को भी स्पॉन्सर करता है। तो सीधी सी बात है कि जूनियर महिला अकादमी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में कहां पर आयोजित होगी? तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होगी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है? क्या कि वो कौन सा साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि प्रकृति में सिर्फ कौन से तत्व है? 56 तत्व मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है जोहान वोल्फगंग डोब्राइनर, तीसरा है दमित्री इवानोविच मेडलीव और फोर्थ है मेरी क्यूरी। तो साथियों वो वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड। कौन थे? जॉन न्यूलैंड, जिन्होंने माना था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही मौजूद है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों इन्होंने एक बहुत फेमस नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अष्टक नियम किसने दिया था? तो वो भी जॉन न्यूलैंड ने ही दिया था। इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
1991 में निम्नलिखित में से भारत के वित्त मंत्री कौन थे? कह सकते हो कि 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, दूसरा है अरुण जेटली, तीसरा है पी चिदम्बरम और फोर्थ है मनमोहन सिंह। तो साथियों 1991 में भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। और इनको काय के लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है अपने एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए? एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए इनको जाना जाता है। तो 1991 में ये भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे। और बाद में ये 2004 से लगाकर 2014 तक क्या रहे? तो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं कहां पर खोदा गया था? यानी कि फर्स्ट जो तेल का कुआं है वो कहां पर खोदा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है साथियों पेंसिल्वेनिया यूएसए में, दूसरा है दुबई यूएई में, तीसरा है असम भारत में और फोर्थ है गुजरात भारत में। तो साथियों विश्व का पहला तेल कुआं आपका अमेरिका में खोदा गया था। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जगह कौन सी थी? तो वो थे पेंसिल्वेनिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहने वाला है। साथियों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहला तेल कुआं असम में। कहां पर? असम के डिगबोई में। तो भारत में पहला तेल कुआं असम के डिगबोई में खोदा गया था। तो भारत की अगर बात होगी तो डिगबोई असम, और पूरे विश्व भर की बात होगी तो पेंसिल्वेनिया यूएसए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका रहती है? पहला ऑप्शन है घर्षण को कम करने के लिए, दूसरा है घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा है चिकनाई कम करने के लिए और फोर्थ है गति को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर साथियों हमारा यहाँ पर रहेगा घर्षण को कम करने के लिए। किसको? तो घर्षण को कम करने के लिए गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की भूमिका रहती है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? साथियों जो हम हर साल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि उस दिन बुद्ध ने सारनाथ में अपना भाषण दिया था। फिर दूसरा है उस दिन गौतम बुद्ध की पुण्यतिथि के अवसर पर, तीसरा है गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए और फोर्थ है इस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। तो साथियों जो हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं वो मनाते हैं गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। क्या है? उनकी जयंती मनाने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा प्रोग्राम मनाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, दूसरा है ऑप्शन अकबर और हेमू के बीच, तीसरा ऑप्शन है अकबर और हेमचंद्र के बीच, फोर्थ ऑप्शन है अकबर और शहाबुद्दीन के बीच। तो साथ ही पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक क्या है? हिस्सा है। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, दूसरा है चंद्र कुमार केस, तीसरा है मिनर्वा मिल्स केस और फोर्थ है कोहेलो केस। करेक्ट आंसर साथियों चंद्र कुमार मामला, यानी कि इसको केस लिख लेंगे हम। चंद्र कुमार केस में जो हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो यानी जब साथियों भारत में जनगणना होती है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लिंगानुपात शब्द का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, दूसरा है प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, तीसरा है प्रति हजार महिलाओं और पुरुषों पर जनसंख्या की संख्या और फोर्थ है हमारा प्रति हजार पुरुषों और महिलाओं की संख्या। तो साथियों लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ये हमारा लिंगानुपात अर्थ शब्द का मतलब होता है। ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, कौन सा जो हमारा पूर्वी भारत है उसका प्रवेश द्वार माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विशाखापट्टनम पोर्ट, दूसरा है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, तीसरा है कोलकाता पोर्ट और फोर्थ है पारादीप पोर्ट। तो साथियों जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है वो हम मानते हैं कोलकाता पोर्ट को। इसको कोलकाता
पोर्ट को। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर आपको कोलकाता पोर्ट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है साथियों, उसमें आपको किसका उल्लेख मिलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त का, दूसरा है बाणभट्ट का, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय का और फोर्थ ऑप्शन है कि आर्यभट्ट का। तो साथियों जो इलाहाबाद प्रशस्ति है वहां पर आपको समुद्रगुप्त का लेख देखने को मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा संस्कृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो मालवा संस्कृति है वो निम्न में से कौन से युग से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है कांस्य युगीन, दूसरा है ताम्रपाषाण युगीन, तीसरा है नवपाषाण युगीन और फोर्थ है पूरा पाषाण काल। तो साथियों जो मालवा संस्कृति है वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। किससे? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं हम। सिकंदराबाद क्षेत्र का मुख्यालय है, जो साथियों सिकंदराबाद है वो किस वस्तु या किस विभाग का मुख्यालय है, ये हमें बताना है। तो जो सिकंदराबाद है साथियों, क्या वो दक्षिण रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? दूसरा कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है और फोर्थ है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। किसका? जो दक्षिण मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कौन सा है साथियों? वो है सिकंदराबाद। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 6 से 14 वर्ष की आयु, क्या साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा साथियों किसके उसमें हुआ था? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इसको किया था। तो हमें बताना है कि उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था कि जिससे इसको अनिवार्य किया गया था। तो पहला ऑप्शन है साथियों हमारा 86वां संविधान संशोधन, दूसरा है 73वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन और चौथा है हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो साथियों जो हमारा 46वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा करी गई थी और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव और लंका के अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो साथियों मालदीव भी एक देश है और श्रीलंका, तो इनमें अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारत के राजा कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पल्लव थे, दूसरा है चोल थे, तीसरा पांड्य थे और फोर्थ है चेर। तो साथियों मालदीव और श्रीलंका पर अभियान भेजने वाले राजा थे चोल। कौन थे साथियों? चोल राजा थे। ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पर आपको छोटा सा लटका हुआ श्रीलंका मिल जाएगा और इधर साथ में बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मालदीव। यहाँ पर अभी आपको पता होगा हाल फिलहाल में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? इंडिया आउट कैंपेन, है ना। और ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य नीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? प्रश्न है कि राज्य नीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो साथियों पहला है 51, दूसरा है 50, तीसरा है 44 और फोर्थ है 49। तो करेक्ट आंसर रहेगा 51। कौन सा साथियों? तो 51 नंबर जो सिद्धांत है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी? क्या है प्रश्न कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी फर्स्ट बैठक और मीटिंग कहां पर हुई थी? तो पहला है 1884 कलकत्ता में, दूसरा है 1885 बॉम्बे में, तीसरा है 1885 अहमदाबाद में और फोर्थ है 1885 सतारा में। तो साथियों आपको याद होना चाहिए 1885 में ही क्या हुआ था? INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी AO ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? AO ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और जो इनकी पहला अधिवेशन या बैठक हुई थी वो हुई थी 1885 बॉम्बे में। कहां पर? आज वो मुंबई हो गया है, उस समय क्या था? बॉम्बे था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जो सेडल चोटी है ये कहाँ की है? किस द्वीप में स्थित है? कौन सी चोटी? सेडल चोटी। तो पहला ऑप्शन है बेरन द्वीप पर, दूसरा है लक्षद्वीप में, तीसरा ऑप्शन है मिनिकॉय में और फोर्थ है साथियों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो जो साथियों जो सेडल चोटी है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? क्या है प्रश्न कि हिमालय में कितनी समानांतर श्रेणियां हैं? पहला ऑप्शन है 3 श्रेणियां हैं, दूसरा है 5 श्रेणियां हैं, तीसरा ऑप्शन है 6 श्रेणियां हैं और चौथा ऑप्शन है हमारा 4 श्रेणियां हैं। तो साथियों हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? तो वो है 3। कितनी है? 3। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पहला है ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर, 1 मिनट रुकना, अच्छे से लिख देता हूँ। पहला है साथियों ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालय पहला। दूसरा हो जाएगा साथियों हमारा लिटिल हिमालय। कौन सा? लिटिल हिमालय। और अगर तीसरे की हम बात करें तो वो है साथियों आउटर हिमालय। क्या है? आउटर हिमालय। तो महान हिमालय, छोटा हिमालय और बाहरी हिमालय। तो हमारा यह लघु, इसको लघु भी बोल देते हैं हिंदी में, लघु, महान और बाहरी। तो साथियों इस प्रकार से 3 समानांतर श्रेणियां हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, दूसरा गुजरात में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में और फोर्थ है उड़ीसा में। तो साथियों जो चंपारण सत्याग्रह है ये हमारे बिहार राज्य में हुआ था। कहां पर? बिहार राज्य में हुआ था। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी पटना। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। पता ही होगा वैसे तो आप सभी को, कौन है? नीतीश कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? प्रश्न है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1967 में, तीसरा ऑप्शन है 2004 में और फोर्थ ऑप्शन है 1992 में। तो साथियों 2004 में। कब? 2004 में आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा। संथाली कहाँ बोली जाती है साथियों? तो ये बोली जाती है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। मैथिली बिहार में, डोंगरी हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? यानी कि थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करूं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? पहला है अनुच्छेद 133, दूसरा है अनुच्छेद 137, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 134 और फोर्थ है अनुच्छेद 143 यानी कि 143। तो साथियों करेक्ट आंसर भी रहेगा आर्टिकल 143। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? क्या है प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा है असम में, तीसरा है राजस्थान में और फोर्थ है उत्तराखंड में। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा असम। क्या रहेगा? असम। तो असम में क्या है साथियों? उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मारक और उससे संबंधित राज्य के सही संयोजन की यहाँ पर हमें पहचान करनी है कि कौन सा जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। तो पहला है साथियों गोल गुंबज महाराष्ट्र, दूसरा है छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, तीसरा है चीनी का रोजा केरल और फोर्थ है कोणार्क सूर्य मंदिर बिहार। तो साथियों सही युग्म कौन सा है? तो हमारा सही युग्म है यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। ये हमारा क्या है? सही युग्म है छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। कोणार्क मंदिर कहां पर है? अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, ओडिशा में है। तो ये हमारा वैसे ही गलत हो रहा है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई, क्या है ये? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साई संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है 2019 में, पहला ऑप्शन 2019, दूसरा है 2021, तीसरा है 2020 और फोर्थ है 2018। तो साथियों जो साई का पहला संस्थागत पुरस्कार है वो शुरू किया गया है 2021 में। कब? 2021 में। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा सही आंसर रहने वाला है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? क्या है साथियों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी। क्या है? इसके नाम पे मत जाना, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि क्या बनाती है? तो वैक्सीन बनाती है। क्या बनाती है? वैक्सीन और बहुत सारी मेडिसिन भी बनाती है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? पहला हमारा ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है पुणे में, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर में
और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नई दिल्ली में। तो साथियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये है आपका पुणे में। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णपाती वन किस प्रकार के वर्षा से वृक्षों से सॉरी है ना, जो पर्णपाती वन होते हैं वो किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बांस, दूसरा है ओक, तीसरा है पाम और फोर्थ है देवदार। तो साथियों जो पर्णपाती वन होते हैं वो ओक के वृक्षों से भरे हुए हैं। किससे? ओक के वृक्षों से। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो साथियों यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लाल किला है वहां पर झंडा कौन फहराता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सशस्त्र बलों के प्रमुख फहराते हैं, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं, तीसरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री और फोर्थ है भारत के राष्ट्रपति। तो साथियों लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं? वहां पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशिकी में दो संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपरिवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, फिर से इसको रिपीट करूंगा। प्रकाशिकी में दो संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपवर्तनांक के बीच की सीमा या पृथक्करण की सतह को पार करने में प्रकाश की किरण द्वारा लिए गए पथ के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो पहला है ब्रूस्टर का नियम, दूसरा है स्नेल का नियम, तीसरा है ह्यूजेन का नियम और फोर्थ है मालुस का नियम। क्या है? मालुस का नियम। तो करेक्ट आंसर है साथियों स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो पहला है खारा पानी, दूसरा है पलार पानी, तीसरा है पहाड़ का जल और फोर्थ है समुद्री जल। करेक्ट आंसर है पलार पानी। क्या है? पलार पानी। अच्छा अगर साथियों कोई वीडियो से अगर कोई वीडियो राजस्थान से देख रहा है तो प्लीज आप हमें थोड़ा कमेंट करके बताएं कि पलार पानी क्या होता है यार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि नया क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है। तो पलार पानी क्या है तो इसके बारे में आप कमेंट करके अगर मुझे बता सकते हैं तो बहुत बहुत आपको थैंक यू। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सा वनों का टाइप है जिनको हम क्या बोल सकते हैं? मानसून वन। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है कटीली झाड़ियां, तीसरा है पहाड़ी वनस्पति और फोर्थ है उष्ण कटिबंधीय वन। क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन। तो साथियों मानसून वन के रूप में वर्गीकृत करते हैं हम किसको? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। किसको? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। तो ऑप्शन एक यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक उर्दू भाषीय समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसने करी थी? कौन सा है इसका नाम? अल हिलाल। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? पहला ऑप्शन है सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी ने, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तीसरा ऑप्शन है असफ अली ने और फोर्थ ऑप्शन है खान गफूर खान ने, यानी कि खान अब्दुल गफूर खान ने। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो कौन से पोप है जिनके नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना करी गई है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पोप जॉन पॉल, दूसरा ऑप्शन है पोप फ्रांसिस, थर्ड ऑप्शन है पोप पॉल और फोर्थ ऑप्शन है पोप बेनेडिक्ट। ये जो भी रोमन संख्या में लिखा है आप देख लेना। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा पोप फ्रांसिस। क्या है? पोप फ्रांसिस ऑप्शन दूसरा। और ये 15 लिखा हुआ है, एक से यानी कि 10 और वीआई यानी कि 5, तो ये 15 लिखा हुआ है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूरत अधिवेशन में, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन में, तीसरा है बनारस अधिवेशन में और फोर्थ है मद्रास अधिवेशन में। तो साथियों वो बहुत ही फेमस सूरत अधिवेशन था जहां पर कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी। एक तरफ साथियों चरमपंथी थे। कौन थे? चरमपंथी। और एक तरफ थे नरमपंथी। कौन थे? नरमपंथी। तो ये साथियों ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में
संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है तिक न्यात हं, दूसरा ऑप्शन है दलाई लामा, तीसरा ऑप्शन है करमापा ओंगिए ट्रिनले दोर्जे और फोर्थ ऑप्शन है छोजे एकोंग टुल्कू रिन पोछे। साथियों इनके ऐसे ही नाम होते हैं बौद्ध भिक्षु के, काफी अटपटे। करेक्ट आंसर है तिक न्यात हं। इन्होंने साथियों क्या किया था 2014 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया था। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने वो ग्रेटा थनबर्ग का हाउ डे यू तो सुना ही होगा, तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो क्या प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। फर्स्ट ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा ऑप्शन हमारा नमक सत्याग्रह आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या गया पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है हेनरिक वैन लून, दूसरा ऑप्शन है अर्नोल्ड टॉनबी, तीसरा ऑप्शन है ऑसवाल्ड स्पेंगलर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। साथियों करेक्ट आंसर है इसका हेनरिक वैन लून। जो हेनरिक वैन लून थे साथियों, उन्होंने 1921 में कौन सी किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। किसका वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुकरात को, दूसरा है थ्यूसिडाइडस को, तीसरा है प्लेटो को और फोर्थ है हेरोडोटस को। तो साथियों वैज्ञानिक इतिहास का जनक हम बोलते हैं थ्यूसिडाइडस को। किसको, थ्यूसिडाइडस को। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लें। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा थ्यूसिडाइडस, डाइडस है ना, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन है। और ये थ है ना, थ्यूसिडाइडस। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, हिक्की बंगाल गजट, क्या हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो साथ ही भारत का नहीं पूरे एशिया का पहला क्या था समाचार पत्र था, इसका नाम क्या था, हिक्की बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो बताने ये किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1781 में। कब, 1781 में। दूसरा है हमारा 1782 में, तीसरा है 1778 में और फोर्थ है 1777 में। साथियों करेक्ट आंसर है इसका हमारा 1782 में। किसमें, 1782 में। फिर भी मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और करेक्ट करूंगा। ये एक मिनट रुक, आप हम देख ही लेते हैं इसको हैंड टू हैंड, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। हिक्की बंगाल गजट द ओरिजिनल कलकत्ता जो जनरल एडवर्टाइजर साथियों एक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, ये हमें यहाँ पर देखना है। एक मिनट का आप मुझे समय दें साथियों। 1780 में प्रकाशित हुआ था। किसमें, 1780 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, कब प्रकाशित हुआ था ये, 1780 में। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1780। तो साथियों आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। टोटल यहाँ पर हमने 52 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट एक बार आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसका डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सही कर पाएं। जब तक आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा साथियों एनटीपीसी वगैरह के जब तक एग्जाम चलेंगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और बहुत जल्दी साथियों चैनल पर आपको पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर्स मिलने वाला है, लगभग 200 से प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और उसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।